नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विज्ञान प्रसार के साइंस चैनल में। मैं हूं आपके साथ मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का हमारा विषय है किसानों की किस्मत बदलेगा ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड यानी कि बांस वृक्ष है या घास? पिछले 90 साल से भी अधिक समय से चले आ रहे भारतीय वन अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके बाद से बांस को वृक्ष के बजाय घास माना जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बांस को वृक्ष कहें या घास, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो इसे इस तरह समझिए कि अब बांस के आर्थिक इस्तेमाल के लिए आपको सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसका लाभ यह मिलेगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा और बांस की खेती करने वालों की किस्मत बदल जाएगी। भारत पूरे विश्व में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ख़ास तौर पर देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की खेती बहुतायत में की जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि बांस की तकनीक पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय बांस मिशन के लाभार्थी कौन होंगे? बांस मिशन और नीति से संबंधित भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी कि नेक्टर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर डी दत्ता और नेक्टर के ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण कुमार। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर डी दत्ता आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया दर्शकों को कि जब से बांस को वृक्ष की बजाय घास कहना शुरू किया गया है, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में, आम किसान की ज़िंदगी में, आम कारीगर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? मानवर्धन जी, जैसे आपने कह चुका है कि पहले जो बांस था इसको एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था जी। भारतीय वन विधि की तहत इसको माना जाता था जी। तो उसके वजह से आपको बांस उगाने होते तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की ज़रूरत होती। तो अभी ये जो बदलाव आए, जो अभी घास माना जाता, जो कि ये है, तो इसके वजह से क्या होगा कि आम किसान इसको अभी उगा सकता है, उसकी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। जी। तो इससे क्या होगा, ये जब अब उगा पाएंगे, क्योंकि अभी ये जब बांस की जो इस्तेमाल, इसके बारे में काफ़ी जानकारी और विश्व में अभी उपलब्ध है और उसको लेके आप इसको बहुत सारे इससे प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आर्थिक अवस्था जो है किसानों की सुधार हो सकता है। आप अभी भी देखेंगे कि बांस को अभी तक कोई कैश क्रॉप के तौर से नहीं माना जाता। अच्छा। क्योंकि कैश क्रॉप के तौर में कॉटन को माना जाता है, क्योंकि जो और बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन ये जो बदलाव है, इसके वजह से पहला जो चीज़ होगा, जो बांस एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप के तौर पे आएगा और ये ऐसा एक जो प्रोडक्ट है जिससे पारिस्थितिकी, जिससे अर्थनैतिक और जिससे कि आपका जो आजीविका, ये सुरक्षा, ये तीनों सुरक्षा ये जो बांस है इससे मिल सकता है। तो इससे ना तो खाली अर्थनैतिक अवस्था की सुधार होगा और इससे एक जो आजीविका की सुरक्षा की तौर पे बांस की जो भूमिकाएं है वो ज़्यादा और निखर के आएंगी। सर, जैसे मैंने पढ़ा है कि बॉटनी में यानी वनस्पति शास्त्र में बांस को घास ही मानते हैं, तो ये कैसे आया, ये वृक्ष कैसे मानने लगे? मतलब क्या फ़र्क पड़ा कि 90 साल तक हम इसको वृक्ष क्यों मानते रहे? ये मेरे मन में एक सवाल है। क्योंकि ज़्यादातर जो बैम्बू जहाँ होते थे, क्योंकि आप देखो, जब आप थोड़ा पीछे चले जाओ, जब कृषि कार्य शुरू हुआ, लोगों ने वन को काटना शुरू किया। अच्छा। तो वहाँ कृषि करने शुरू किए। तो पहले जो खाद्य की जरूरत था, जैसे कि गेहूं और चावल, ये उगाना शुरू किए। तो उसमें से जो बांस जो अपनी जो जगह से धीरे धीरे वो फॉरेस्ट में जाके रहे। तो इससे क्या हुआ, तो उसी में जो घास था, जो बांस इट्स बेसिकली इट बिलोंग्स, ये वही फैमिली से बिलोंग करता है। तो इससे वो एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे उसको माना जाता। तो उसमें जो विधि नियम और जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो उन्हीं के ऊपर लागू होना शुरू किया। अच्छा। तो जो कि अपना हैबिटेट से बांस अब जाके फॉरेस्ट में इसमें चला गया। हाँ। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होते थे, तो इसलिए वहाँ चला गया। तो ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत इसको माना जा रहा शुरू किया। लेकिन अभी जब पता चल रहा है कि बांस की कितने सारे उपयोग हो सकता है, कितने इस्तेमाल हो सकता है, तब ये जो बदलाव है ये खासतौर जो किसानों हैं इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अच्छा डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है बांस का, लेकिन बांस की तकनीक पर आधारित जो उद्योग हैं
वो क्यों नहीं फल फूल रहे हैं, उसमें हम क्यों नहीं आगे, कहाँ गैप कहाँ रह रहा? एक सबसे बड़ा रीज़न ये है जी। कि बांस जो है उसकी करीब 136 प्रजातियां भारत में उगती हैं। अच्छा अच्छा। उसमें से करीब 15 ही प्रजातियां हैं जो कि उद्योग के लिए सुटेबल है, हाँ। या उसमें यूज हो सकती हैं। सिर्फ 15 प्रजातियां? सिर्फ 15 प्रजातियां। और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन का भी तरीका होगा कि सब कुछ है हमारे पास, सारे लिटरेचर वगैरह सब कुछ है इसमें। अच्छा अच्छा। नहीं, आम आदमी कैसे जान पाएगा कि कौन सी वैरायटी इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी कि औद्योगिक उपयोग किस वैरायटी का होगा, ये आम आदमी, आम किसान कैसे जान पाएगा? ये इन्फॉर्मेशन नेक्टर के थ्रू भी ली जा सकती है, उसकी वेबसाइट पे बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे भी है। और साथ में अगर किसी को इसके रिगार्डिंग पब्लिकेशंस वगैरह चाहिए या और लिटरेचर चाहिए पढ़ने के लिए तो वो भी उपलब्ध और कराया राज्यों जा के सकता है। स्तर पर, जिला स्तर पर कोई ऐसा विभाग भी होता होगा जो ये किसानों को ट्रेन भी करता होगा कि कौन सी वैरायटी बांस की है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसका है? जी, ये राष्ट्रीय बांस मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, जी, उनके जो राज्य के जो बांस मिशन हैं उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा। और उनके जो ऑफिशियल और उनके जो ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा सर, जब आप ये बता रहे थे कि 15 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसका औद्योगिक उपयोग होता है जी। तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि जैसे आपने कहा कि 136 बांस की वैरायटीज़ है, तो 15 के अलावा जो भी वैरायटीज़ है बांस की, उसका क्या उपयोग होता है? जैसे मानते हैं हम लोग कि प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी कोई उपयोगिता ना हो, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा आ रही है कि बाकी तमाम बांस की जो वैरायटीज़ है उसका क्या उपयोग होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेसिकली पेपर इंडस्ट्री एक ऐसा बड़ा उद्योग है जहाँ पे बांस की बहुत ज़्यादा खपत होती है जी। तो वहाँ पे तो किसी भी तरह की प्रजाति यूज़ हो सकती है। तो वो भी तो औद्योगिक उपयोग हुआ। पेपर इंडस्ट्री अपने आप में इंडस्ट्री है, वहाँ हाँ, पर अगर बांस का उपयोग हो रहा है तो वो भी औद्योगिक हम जब उपयोग। औद्योगिक उपयोग की बात करते हैं तो हम उसका वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। जी। यहाँ पे वो वैल्यू एडिशन नहीं है, मतलब बेसिकली जो एक रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको उसको पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो और उसके अलावा जैसे आप सीडी वगैरह देखते हैं और इस तरह की जो छोटे यूज़ जो हैं जी, आप वो किसी भी प्रजाति से कर सकते हैं। तो वो पॉसिबल हैं उन चीज़ों में, वो ऑब्वियसली उस तरह के यूजेस में होती भी रही हैं बहुत टाइम से। दर्शकों, लेंगे एक छोटा सा अल्प विराम और उसके बाद फिर आपके साथ आएंगे और चर्चा करेंगे बांस की तकनीक पर। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की परिचर्चा का हमारा विषय है किसानों की किस्मत बदलेगा ग्रीन गोल्ड, यानी कि बांस की तकनीक पर हम अपनी परिचर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेक्टर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर डी दत्ता और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर दत्ता, मुझे नेक्टर के बारे में बताएं कि नेक्टर किस तरह से बांस की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते आया है, क्या क्या अभी तक आपने काम किए हैं और क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं? नेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से, आपको पता है नाम में नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है, और नेक्टर की जो जन्म हुआ है 2012 में, इसमें भी एक ये जो बांस की एक भूमिका है, क्योंकि जो नेशनल बैम्बू मिशंस पहले जो थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइफैक के तहत चलाते थे,
ये और नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, ये दोनों मिशंस को इकट्ठा करके 2012 में नेक्टर की जन्म हुई थी जी। और इनकी मेन जो फोकस है जो नॉर्थ ईस्ट और पूर्वोत्तर राज्यों में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और डिसेमिनेशंस, तो ये दोनों जो इसके फायदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी जो इसका जो फायदा ज़्यादातर लोगों को पहुंचाने के लिए तो कि ताकि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, अर्थनैतिक परिस्थिति की बढ़ोतरी हो और सुधार हो जी। तो ये इसमें जो बाम्बू और जो बांस जो ये सेक्टर है इसको बढ़ावा देने में नेक्टर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये पूरे देश की बाम्बू सेक्टर के कैसे उन लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ा। जैसे इसके लिए करीब 200 लाख दिन का रोजगार का सृजन हुआ है ये नेक्टर की जो इंटरवेंशन है। जैसे इन्होंने 2.5 लाख जो लोग हैं इनको स्किल ट्रेनिंग किए है और 22 ऐसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। करीब 4.2 लाख स्क्वायर फीट बांस आधारित स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन हुआ है। सर ये 2,50,000 लोगों को ट्रेनिंग किस बात की दी गई? ये जो इसका जो बांस लेने के बाद, बांस जो निकालने के बाद इसको जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत कैसे इसको प्रोसेसिंग किया जा सकता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो नए नए जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि आपका बांसों से बना ये फ्लोर कैसे बन सकता है, ये बोर्ड्स कैसे बन सकता है, उससे कैसे उससे गैसीफायर कैसे डेवलप किया जा सकता है जो बांसों का जो वेस्ट है। जैसे बांस के शूट जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका शेल्फ लाइफ है 5 से 7 दिन, लेकिन उनको प्रोसेस पैकेजिंग से कैसे इनका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सकता है। फिर बांसों का फर्नीचर कैसे बनाया जा सकता है, नॉकडाउन टाइप जो है। इससे अलावा बांस से कैसे अगरबत्ती के स्टिक, सैनिटरी नैपकिन, कोयला ऐसे जो बनाया जाता है। बांस से हर तरह के उत्पाद बनते हैं। तो उसको बनाने के लिए कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, कैसे होता है? पहले ये जो है जो इसमें काफ़ी सारे यूनिटें बनाई जाती है जिनको जो नेशनल बैम्बू मिशन की तहत इनको सपोर्ट किया जाता है और इसको इसमें जो लेबर की ज़रूरत है उसके लिए स्किल ट्रेनिंग भी नेक्टर ने काफ़ी दिया है। तो टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीनों जगह में किया है। बांस की टेक्नोलॉजी क्या इंडिजिनस है, हमारे स्वदेशी तकनीक है या बाहर से हमने? इसमें पहले हमने बाहर से बहुत सारे टेक्नोलॉजी लिए थे, लेकिन अभी हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमारे जो प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उनकी तहत हमने काफ़ी ही डेवलप किया है। तो धीरे धीरे जो हम अपना जो बल पे इस सेक्टर को आगे ले जाने के ये जो कैपेसिटी हमारे अंदर ये डेवलप हो रहे हैं। सर क्या बांस का, जैसे आपने कहा कि फर्नीचर भी बन सकता है, फ्लोर भी बन सकता है, क्या घर भी बन सकता है बांस का पूरा? हाँ, ये नेक्टर ने बहुत जगह ये ऐसे पूरा घर बना के दिया है कंप्लीटली बांस जिसमें दरवाजे भी, छत भी, पूरे दरवाजे, छत और उसके अंदर जो हीटिंग सिस्टम है जो नॉर्थ ईस्ट में वो भी इससे बन सकता है। और अभी एक किसी ने आया था कि ये जो बांस बैम्बू है इससे सैनिटरी जो फिटिंग्स है वो भी बन सकता है। अच्छा। तो ये अभी विश्व में ये बांस से बने हुए जो जितने प्रोडक्ट्स है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे और खाली विश्व में नहीं हमारे भारत में भी है। ये हमारे एक जो इनोवेशंस कैपेसिटी है सोसाइटी में इसको भी एक तौर से इसको बढ़ावा देगा और इससे हमारे उम्मीद ये है कि जो इनका पोटेंशियल मार्केट है इस पोटेंशियल मार्केट में ये जो बांस की जो भूमिका जो हम सोच रहे हैं ये नेक्टर तो है ही, इससे अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो नेशनल बैम्बू मिशन है और बहुत सारे ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी सहायता से भारत की ये जो आप कह रहे ग्रीन गोल्ड इसी सेक्टर को हम एक नई दिशा दे पाएंगे। अच्छा डॉक्टर कृष्ण कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ऐसी व्यवस्था हमारे पास है, ऐसी तकनीक है हमारे पास कि हम बांस से इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जी, तो फिर गैप कहाँ रह जा रहा है? जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, उसके अलावा हमारे पूरे देश में बांस तो पूरे देश में खेती हो सकती है, तो कहाँ गैप रह रहा है? क्यों नहीं हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपको बॉटलनेक्स, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या दिख रही हैं? एक जो सबसे बड़ा चुनौती अभी जैसे सर ने बताया था कि घास में जो अभी तक जो बांस को पेड़ की कैटेगरी में गिना जाता है, जी, तो उसकी वजह से उसकी खेती नहीं हो पाती थी।
और बट बांस हम में तो सर सबसे बड़े उत्पादक देश या दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कह रहे जी। हैं, तो हमारे पास उत्पादन की तो कोई कमी है नहीं। नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था कि 136 स्पीशीज में से सिर्फ 15 ही हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज तो के लिए जब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 15 वेराइटीज हमारी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, जी, तो उसके लिए क्या हमारे पास क्या योजनाएं हैं, वो जानना एक्चुअली चाहूंगा। ये जो अभी ये जो पेड़ से जो घास का जो अभी चेंज हुआ है जी। लॉ, जी। वो अभी बहुत रीसेंट है। अच्छा, तो अब ये एक किसानों के पास एक बहुत बड़ा मौका है जिसको जैसे सर ने कहा था कि एज ए क्रैश क्रॉप की तरह इसको यूज कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि किसानों को या कारीगरों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर वो इस कार्यक्रम को देख करके ये सोच रहे होंगे कि बांस आधारित वो अपनी आजीविका आगे बढ़ाएं, तो हमारे दर्शकों को ये बता दें डॉक्टर कृष्ण कुमार कि वो कैसे कैसे क्या क्या प्लान कर सकते हैं। अगर हम किसानों की बात करें, सबसे पहले तो यही है कि वो इसको एज ए कैश क्रॉप की तरह उगा सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैम्बू को एज अ मतलब बांस को सिंगल कैश मतलब क्रॉप की तरह उगाएं, आप इसको मिक्स क्रॉप की तरह भी उगा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हमने ऐसे बहुत सारे खेतों में ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जहाँ और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं कि बांस के साथ साथ और भी चीज़ें खेती साथ में की जा रही है। तो वो एक बहुत अच्छा जिससे कि बांस एक्चुअली 4 साल में काटने योग्य हो जाता है और उसके बाद हर साल आप उसको काटते रहिए। उसकी जो लेकिन आज अगर बांस लगाएंगे तो 5 साल के बाद ही तो उसकी खेती का लाभ नहीं, मिलेगा। तो उसके बीच में आप खेती तो कर ही सकते हैं ना साथ में उसके अच्छा, मतलब जो कोई मिक्स और क्रॉप crop। जो मैं बात कर रहा हूँ वो हाँ, वही बात कर रहा ये हूँ सही कहा। कि वो आप पैरेलल उसके साथ में मिक्स क्रॉप भी करते रहिए और बांस अपना ग्रो होता रहेगा। और 4 साल के बाद आप हर साल उसको काट सकते हैं क्योंकि जो उसका जो शूट होता है वो उतना ही उससे बड़ा फिर हो जाता है नेक्स्ट ईयर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप ऐसा कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अभी तक ये मौका क्योंकि बाय लॉ नहीं था, तो एक मुझे लगता है कि अब काफ़ी अच्छा एक मौका मिला है किसानों को जिसको यूज़ किया जा सकता है। एक दूसरा, इसके अलावा बहुत से छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसे कहना चाहिए, जैसे मैट मेकिंग जो होता है, जो चटाई होती है बांस की, वो तो हमारे ट्रेडिशनल वे में वो तो चला आ रहा है। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि नहीं, ट्रेडिशनल वे में तो चला आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको एज ए उद्योग लगाएं, क्योंकि जो जैसे सर ने कहा था बोर्ड वगैरह फैक्ट्रीज हैं, जो फ्लोरिंग की फैक्ट्रीज हैं, जो सीलिंग बनती है वो उसकी फैक्ट्रीज हैं, उसमें चटाई का बहुत बड़ा यूज़ होता है। अच्छा, चटाई का उपयोग सीलिंग में भी की जा सकती है? हाँ जी जी। एक्चुअली ये उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको एक कॉम्पोजिट प्रोडक्ट के रूप में बना दिया जाता है। अच्छा जी। आपकी जानकारी के लिए बांस का जो बोर्ड होता है उसकी अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो लकड़ी से बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे स्ट्रेंथ कैसे उसको बेसिकली उसको स्ट्रिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ग्लू करके हॉट प्रेस करके एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा। जो कि जिसको आप जो चाहें, मतलब हम तो पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि किस तरह के मतलब पूरे घर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे घर बन सकते हैं उससे। जानेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि बांस का बना पूरा घर कैसा होता है, क्या ये भूकंपरोधी होता है और क्या क्या खास बातें हैं बांस के बने घर में। अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा में। आज की परिचर्चा का हमारा विषय है किसानों की किस्मत बदलेगा ग्रीन गोल्ड, यानी कि बांस पर हम चर्चा केंद्रित किए हुए हैं। डॉक्टर कृष्ण, आपसे बात हो रही थी, चर्चा ये हुई कि अगर बांस का ही बना पूरा घर हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक दूसरा मेरा प्रश्न ये होगा कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक इंडस्ट्री है, उसमें सीमेंट के ये उपयोग के चलते उसकी इंडस्ट्री है, कंक्रीट की इंडस्ट्री है, लोहा यूज़ होता है, तमाम तरह के कारीगर से लेकर तमाम तरह के आर्किटेक्चर जुड़े हुए होते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बैम्बू बेस्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हो सकती है? जी बिल्कुल। आपका जो पहले क्वेश्चन है कि बांस का जो घर है जी, वो उसके क्या यूजेस हैं या क्या मतलब उसकी उससे जुड़े हुए कितने लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ास तौर पे बांस का जो घर बनेगा उसके क्या क्या लाभ होंगे? जी हाँ। बांस के घर के अगर आप लाभ देखें, एक्चुअली बांस की जो एक प्रॉपर्टी होती है थर्मल इंसुलेशन इसे बोलते हैं, जो तापमान को नमी बनी रहती है। जी, तापमान को स्थिर रखने वाली जो मतलब वो ट्रांसफर नहीं करता है। अच्छा, गर्मी जैसे में कि ठंडक, सीमेंट कंक्रीट में वो ट्रांसफर कर देता है, तो बांस में नहीं करता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है जो कि उसको एक ग्रीन गोल्ड के रूप में स्थापित करती है। उसके अलावा बांस का जो ग्रीन जो बिल्डिंग मटीरियल है वो बहुत कम एनर्जी से बनता है। अच्छा। यानी कि वो यही चीज़ उसको ग्रीन फॉर्म में कन्वर्ट करने को में कन्वर्ट करती है बेसिकली जी। तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि एनर्जी आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक स्कैरसिटी है, तो ये एक काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन देती है उसमें। उसके अलावा बांस की जो, जैसे हम प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स बनाते हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए करीब 4.2 मिलियन स्क्वायर फीट मटेरियल हमने कंस्ट्रक्शन किया है पैन इंडिया। अच्छा, वो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जो यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? प्राकृतिक आपदा के अलावा हमने अगर आपकी जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल्स बने हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, सारे बैम्बू से बने हैं, बैम्बू कॉम्पोजिट से पूरा का पूरा भवन, पूरा भवन बैम्बू से बना है। ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंट वेरिएंट पॉसिबल हैं, जैसे कि आप चाहें तो पूरा का पूरा भी बैम्बू कॉम्पोजिट से बना सकते हैं, या फिर उसका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं अच्छा, वो आप स्टील का ले लें या जो भी लेना चाहें, और बाकी जो है वो आप बैम्बू कॉम्पोजिट। एक और चीज़ जैसे आप इसको ज़्यादा स्पष्ट करेंगे कि जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक तौर पर चाहे कोई भी आंधी हो, तूफान हो, बैम्बू या बांस झुक जाएगा, टूटता नहीं है जी। क्या यही वजह है कि भूकंपरोधी इसको कहते हैं? जी जी, ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। ये जो उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी में आता है, और यही उसकी जो भवन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। वो जोन 5 के लिए बनते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, तो जोन 5 जो भूकंप जो होता है उनको भी झेल पाते हैं। डॉक्टर डी दत्ता, आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो कोई भी जुड़ना चाहें उसके लिए एक क्लियर कट मैसेज हमारे दर्शकों को क्या मिले, कहाँ से वो इंस्पिरेशन हासिल करेंगे? इंस्पिरेशन जाहिर बात है हमारे विशेषज्ञों से इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरित होंगे, लेकिन उनको क्या करें कि वो आगे अपना जीवन बांस के साथ जोड़ें और आजीविका आगे बढ़े? देखिए, आपने मनवर्धन जी, आपने जो पहले प्रश्न किया था कि ये जो बांस से ये जो सेक्टर है जी, ये इसकी बढ़ावा होने से जो किसान का और इनसे जो जुड़े हुए लोगों का कितना फायदा होगा। आप इसका पूरा वैल्यू चेन देखिए, जो अभी बांस की इतनी चार्ज जो होते हैं, लेकिन जो मेनली क्वालिटी वाला नहीं होते, जो वो बढ़ेगा, इससे बहुत सारे लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं इनको उगाने के लिए वो बढ़े, उनकी जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। उसके बाद ये बांस को हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेस करने के लिए एक इंडस्ट्री होगा, उसमें बहुत सारे लोगों का ये हुआ कि पैदावार से लेके फिर प्रोसेसिंग, फिर उनको जो कंस्ट्रक्शंस होगा उसके लिए बहुत सारे, लेकिन एक एवरेज एक घर, छोटा घर कंस्ट्रक्शंस करने के लिए 8 से 10 लोगों की जरूरत है। और सरकार की ओर से कोई सब्सिडी या कुछ इस तरह का इंसेंटिव? नहीं, ये जो नेशनल बैम्बू मिशन जो फॉर एप्लीकेशन से ये जो है इसमें वो जोड़ सकते हैं, नेशनल मिशंस में स्टेट मिशंस है, अच्छा, उसमें जोड़ सकते। और इसके तहत ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से करीब 1,500 नर्सरी है इसमें, तो लोन लेकर के पौधे ले सकते, सरकार से लोन लेकर के अपना,
और business बहुत भी सारे start कर बैंक्स है जिसमें से इसके लिए लोन मिल सकता है। बांस की जड़ जमीन को इतनी मजबूती के साथ पकड़ती है कि तेज आंधी भी इसे उखाड़ नहीं पाती। बांस के घर भूकंपरोधी होते हैं। बुढ़ापे में बांस की बनी लाठी सहारा देती है और जीवन की अंतिम यात्रा में भी बांस की बनी अर्थी ही काम आती है। बांस की तकनीक पर चर्चा करने के लिए आज के दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।